हारा हुआ पिता, दिल छू लेने वाली कहानी। भारतीय स्टेट बैंक की पुरानी शाखा में दोपहर की उमस भरी गर्मी थी, लेकिन मैनेजर नीलेश शर्मा के केबिन में एसी की ठंडक और सन्नाटा दोनों ही गहरे थे। उनके सामने बैठे बुजुर्ग दिलीप जी बार बार अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछ रहे थे। मेज पर रखी पानी की बोतल को उन्होंने छुआ तक नहीं था, जैसे डर हो कि पानी पीने से कहीं लोन की फाइल खारिज ना हो जाए। दिलीप जी, नीलेश जी ने फाइल पर से नजरें हटाकर चश्मा उतारा और मेज पर रखा। आप रिटायर्ड टीचर हैं, आपकी पेंशन आती है, इज्जतदार आदमी हैं, लेकिन आप जिस लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं वे बहुत बड़ा है, 25 लाख रुपए। और इसके लिए आप अपना ये पुश्तैनी मकान गिरवी रख रहे हैं इस उम्र में। दिलीप जी की आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उन्होंने कांपते हाथों को आपस में जोड़ा। साहब, मजबूरी है, मेरी बिटिया सलोनी की शादी तय हुई है। लड़का बहुत अच्छा है, आईटी कंपनी में मैनेजर है, परिवार भी ऊंचा है, लेकिन लेकिन क्या? नीलेश जी ने नरमी से पूछा। लेकिन उनकी मांगे, वो कहते हैं कि हम दहेज नहीं मांग रहे, बस शादी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। डेस्टिनेशन वेडिंग चाहते हैं वो लोग। कहते हैं कि समाज में नाक का सवाल है। होटल की बुकिंग, जेवर, गाड़ियाँ सब जोड़कर 25-30 लाख का खर्चा आ रहा है। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो तो रिटायरमेंट के बाद पत्नी की बीमारी में लग गई। अब बस ये मकान ही बचा है, इसे गिरवी रखकर ही बिटिया के हाथ पीले कर पाऊंगा। नीलेश जी ने गहरी सांस ली। उन्हें अपने सामने बैठा ये शख्स कोई ग्राहक नहीं, बल्कि एक हारा हुआ पिता लग रहा था। नीलेश जी खुद एक बेटी और एक बेटा के पिता थे। वे जानते थे कि एक पिता के लिए बेटी की शादी का क्या मतलब होता है, लेकिन एक मकान जो बुढ़ापे की लाठी होता है, उसे दांव पर लगाना उन्हें अंदर तक कचोट गया। दिलीप जी, अगर आप ये लोन नहीं चुका पाए तो बैंक तो मकान नीलाम कर देगा। फिर आप और आपकी पत्नी कहाँ जाएंगे? नीलेश जी ने कड़वा सच सामने रखा। दिलीप जी की आंखें डबडबा गई। साहब, बिटिया ससुराल में खुश रहे तो हम किसी वृद्धाश्रम में भी काट लेंगे। बस आप ही लोन पास कर दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है। नीलेश जी ने फाइल बंद कर दी। देखिए, नियम के मुताबिक मुझे प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आना होगा। मैं कल शाम को आऊँगा, उसके बाद ही फैसला करूँगा। दिलीप जी ने राहत की सांस ली, जैसे डूबते को तिनका मिल गया हो। जी ज़रूर आइए, आपका स्वागत है। अगली शाम नीलेश शर्मा जी अपनी कार से शहर के पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में पहुंचे। दिलीप जी का मकान पुराना था, ईंटें कहीं कहीं से दिख रही थी, लेकिन घर के बाहर लगे मोगरे के पौधे और धुला हुआ आंगन बता रहा था कि वहां रहने वाले लोग सलीकेदार हैं। दिलीप जी ने गेट पर ही नीलेश जी का स्वागत किया। आइए मैनेजर साहब, आइए। नीलेश जी अंदर दाखिल हुए। घर छोटा था, लेकिन बेहद व्यवस्थित। दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग टंगी थी, जो शायद हाथ से बनाई गई थी। पुराने सोफे पर साफ सुथरे कवर चढ़े थे। सलोनी बेटा, पानी लाओ, बैंक से मैनेजर साहब आए हैं, दिलीप जी ने आवाज़ दी। रसोई के पर्दे के पीछे से एक युवती ट्रे लेकर निकली। साधारण सा सूती कुर्ता पहने, बालों को एक चोटी में बांधे। सलोनी के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही गरिमा थी। उसने झुककर नीलेश जी को नमस्ते किया और पानी का गिलास मेज पर रखा। नीलेश जी की आंखें सलोनी पर टिक गईं। वे डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक चिंता थी अपने पिता के लिए। बेटा, तुम क्या करती हो? नीलेश जी ने पानी पीते हुए पूछा। जी, मैं पास के ही एक सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर हूँ और शाम को बच्चों को पेंटिंग सिखाती हूँ, सलोनी ने विनम्रता से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में ठहराव था। नीलेश जी ने दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की ओर इशारा किया। ये तुमने बनाई है? जी, सलोनी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तभी दिलीप जी बोल पड़े। बहुत होनहार है साहब, एमए किया है इसने, पूरा घर यही संभालती है। मेरी पत्नी को गठिया है, चल नहीं पाती, सलोनी ही उसकी सेवा करती है, नौकरी करती है और घर का खर्च भी चलाती है। लेकिन क्या करें साहब, समाज को गुण नहीं पैसा दिखता है। सलोनी के चेहरे पर दुख की एक लकीर खिंच गई। पापा, आप प्लीज़ इन सब बातों से परेशान न हो, मैं चाय लाती हूँ। वे मुड़कर जाने लगी। नीलेश जी ने उसे जाते हुए देखा। उन्हें उसमें
अपनी दिवंगत माँ की झलक दिखी। वही धैर्य, वही संस्कार। चाय पीते वक्त नीलेश जी ने घर का मुआयना करने का नाटक किया। उन्होंने देखा कि घर की छत कई जगह से मरम्मत मांग रही है। जिस पिता के पास छत ठीक कराने के पैसे नहीं हैं, वे बेटी की शादी में लाख उड़ाने को तैयार है, सिर्फ समाज के डर से। दिलीप जी, नीलेश जी ने चाय का कप रखते हुए गंभीर स्वर में कहा। दिलीप जी का दिल धक धक करने लगा। जी साहब, मकान की वैल्यू कम तो नहीं लगेगी ना? नीलेश जी ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा, फिर दिलीप जी की आंखों में देखा। दिलीप जी, मैं आपका ये लोन पास नहीं कर सकता। दिलीप जी के हाथ से रुमाल गिर गया। क्या? लेकिन साहब, कागज तो पूरे हैं, मकान भी मेरे नाम है। आप ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बिटिया की शादी टूट जाएगी। लड़के वाले इंतज़ार नहीं करेंगे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वे लगभग गिड़गिड़ाने लगे। सलोनी जो दरवाजे पर खड़ी थी दौड़कर पिता के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। पापा, शांत हो जाइए। अगर लोन नहीं मिल रहा तो हम शादी टाल देंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे। आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। उसने नीलेश जी की ओर एक सख्त नज़र से देखा, जैसे कह रही हो कि मेरे पिता को और दुखी मत करो। नीलेश जी ने हाथ उठाया। पूरी बात सुनिए दिलीप जी, मैं ये लोन इसलिए पास नहीं कर सकता क्योंकि एक बैंकर के तौर पर मुझे ये सौदा बहुत घाटे का लग रहा है। घाटे का? दिलीप जी समझ नहीं पाए। हाँ, नीलेश जी मुस्कुराते हुए कहा। आप एक ऐसे लड़के के लिए अपना घर बेच रहे हैं जिसकी नज़र आपकी बेटी के गुणों पर नहीं, आपकी जेब पर है। जो इंसान शादी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग की शर्त रखे, जबकि उसे पता है कि लड़की का पिता एक रिटायर्ड टीचर है। वो इंसान आपकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा। आज शादी का खर्चा मांग रहा है, कल को बिजनेस के लिए मांगेगा। ये मकान तो जाएगा ही, आपकी बेटी का सुख भी चला जाएगा। दिलीप जी सिर झुकाकर बैठ गए। आप सच कह रहे हैं साहब, मैं भी ये जानता हूँ, पर मजबूर हूँ। सलोनी 26 की हो गई है, रिश्ते मिलते नहीं, क्या करूँ? नीलेश जी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और गैलरी खोलकर एक तस्वीर दिलीप जी के सामने रख दी। ये मेरा बेटा रुद्र सिविल इंजीनियर है, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, कमाता अच्छा है, पर स्वभाव से फकीर है। उसे दिखावे से सख्त नफरत है। पिछले 2 साल से मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। जो भी मिलती है उसे या तो महंगा हनीमून पैकेज चाहिए या फिर वो पूछती है कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। दिलीप जी और सलोनी दोनों हैरान होकर नीलेश जी को देख रहे थे। नीलेश जी ने आगे कहा, रुद्र हमेशा कहता है, पापा मुझे ऐसी जीवन संगनी चाहिए जिसे घर बनाना आता हो, घर सजाना नहीं, जो मेरे माता पिता की इज्जत करे और जिसका अपना कोई वजूद हो। आज जब मैंने सलोनी बिटिया को देखा, उसकी पेंटिंग्स देखी और ये देखा कि कैसे उसने आपको संभाला, मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिलीप जी को लगा जैसे उनके कानों ने धोखा दिया हो। साहब, आप क्या कह रहे हैं? दिलीप जी हकलाए। मैं ये कह रहा हूँ दिलीप जी। नीलेश जी खड़े हो गए कि आप ये 25 लाख का लोन मत लीजिए। ये मकान आपका है, इसे अपने बुढ़ापे के लिए रखिए। मेरी झोली में अपनी बेटी डाल दीजिए। मुझे ना दहेज चाहिए ना डेस्टिनेशन वेडिंग, बस एक जोड़ी कपड़े में सलोनी चाहिए। हम शादी मंदिर से करेंगे और कोर्ट में रजिस्टर करवाएंगे। जो पैसा आप शादी में फूकने वाले थे उसे सलोनी के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, ताकि कल को उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मेरे बेटे के आगे भी नहीं। सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया। दिलीप जी के हाथ जुड़ गए और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। साहब, आप भगवान बनकर आए हैं। दिलीप जी रो पड़े। अरे नहीं दिलीप जी, मैं तो बस एक पिता हूँ जो अपने बेटे के लिए सोना ढूंढ रहा था और आज मुझे हीरा मिल गया। नीलेश ने हंसते हुए कहा, लेकिन फैसला आपका और सलोनी का होगा। मैं रुद्र को कल भेजूंगा, बच्चे आपस में बात कर लेंगे, एक दूसरे को समझ लें। अगर सलोनी की रजामंदी होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, कोई दबाव नहीं है। दिलीप जी ने सलोनी की तरफ देखा। सलोनी ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून और हल्की सी लाली थी जो अब तक के तनाव को धो चुकी थी। अगले दिन शाम को रुद्र आया। वह साधारण जीन्स और शर्ट में था। उसने दिलीप जी और उनकी पत्नी के पैर छुए
फिर सलोनी और रुद्र ने छत पर जाकर थोड़ी देर बात की। जब वे नीचे आए तो रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने पिता नीलेश जी की ओर देखा और पलकें झपका दी। इशारा साफ था, हाँ। सलोनी भी रसोई में चली गई, लेकिन जाते जाते उसने अपने पिता को देखकर जो मुस्कान दी, उसने दिलीप जी के सीने से पहाड़ जैसा बोझ हटा दिया। 2 हफ्तों बाद शहर के प्राचीन शिव मंदिर में शहनाई नहीं बज रही थी, लेकिन वैदिक मंत्रोच्चारण गूंज रहा था। गेंदे के फूलों से सजे मंडप में सलोनी और रुद्र फेरे ले रहे थे। सलोनी ने कोई महंगा लहंगा नहीं, बल्कि अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी बनारसी साड़ी पहनी थी, और रुद्र साधारण कुर्ते पैजामे में था। दिलीप जी कन्यादान कर रहे थे। उनकी जेब में कोई कर्ज का बोझ नहीं था, गिरवी रखे मकान के कागज नहीं थे। उनके पास सिर्फ गर्व और संतोष था। विदाई के समय नीलेश शर्मा जी ने दिलीप जी को गले लगाया। समधी जी, नीलेश जी ने कहा, आपने मुझे बेटी दी है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आप और भाभी जी अब चैन से इस मकान में रहिए, और हाँ, जब भी मन करे हमारी कार हाजिर है, सलोनी से मिलने आ जाइएगा। कार जब सलोनी को लेकर चली गई तो दिलीप जी अपने घर के आंगन में वापस आए। उन्होंने उस तुलसी के पौधे को देखा जिसे सलोनी रोज जल देती थी। आज घर खाली जरूर था, लेकिन खोखला नहीं था। पड़ोसी जो छत से सब देख रहे थे नीचे आए। अरे मास्टर साहब, सुना है लड़का बड़ा इंजीनियर है, फिर इतनी सादी सादी क्यों? कुछ कमी थी क्या? दिलीप जी ने अपनी छाती चौड़ी कर मुस्कुराए। श्रीवास्तव जी, कमी नहीं, समझ थी। मैंने अपनी बेटी का सौदा नहीं किया, उसका कन्यादान किया है, और मुझे दामाद नहीं एक बेटा मिला है। मेरा मकान भी बच गया और मेरा मान भी। उस रात दिलीप जी और उनकी पत्नी ने बरसों बाद चैन की नींद सोए। उन्हें समझ आ गया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सही रिश्तों और संस्कारों में होती है। और कभी कभी जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। बस नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।